हेलो गाइस एंड वेलकम टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी। माय नेम इज सुनील कुमार यादव और आज हम लोग डिस्कस करेंगे नए चैप्टर को जो कि अपने आप में ही इंपॉर्टेंट देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहां से लगभग आपको 5 से 7 नंबर के क्वेश्चंस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपको देखने को मिलेंगे और केस बेस्ड स्टडीज क्वेश्चन भी यहां से आ सकते हैं डायरेक्टली। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का चैप्टर है। ठीक है, तो ये बात तो आपको पता ही होगा। अगर ये नहीं पता है इसका मतलब आप गलत दिशा में जा रहे हैं, तो दिशा बदल लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला जो देखते हैं व्हाट इज बाय एम्प्लॉयमेंट। यहाँ दो चीज हमने देखा, एक होता है एम्प्लॉयमेंट, एक होता है अनएम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट का मतलब रोजगार और अनएम्प्लॉयमेंट मतलब बेरोजगार, जो कि नहीं पढ़ोगे तो आप लोग बेरोजगार ही हो जाओगे। ठीक है, कठोर है लेकिन सत्य है। चलते हैं आगे। एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या हो गया भाई? एम्प्लॉयमेंट का मतलब एम्प्लॉयमेंट मीन्स एन एक्टिविटी विच हेल्प्स एन इंडिविजुअल टू अर्न हिज लिविंग। कि एम्प्लॉयमेंट एक ऐसी एक्टिविटी है जिसको कर कर कोई इंसान जो है वो पैसा कमाकर अपने जीवन को चलाता है। सिंपल सी बात है, तो उसको हम लोग बोलेंगे वो पर्सन एम्प्लॉयड है। द पर्सन हु इज एम्प्लॉयड हैविंग सम एम्प्लॉयमेंट देन ही और सी इज अर्निंग हिज और हर लिविंग। सिंपल सी बात है। ठीक है, अगर देखा जाए एम्प्लॉयमेंट दो तरीके से, या तो इंसान जो है या तो वो सेल्फ एम्प्लॉयड रहेगा, सेल्फ एम्प्लॉयड में ही एक तरीके से बिजनेस वगैरह जो है वो आ जाता है, या वहां पर अपना काम धंधा करके अपना उसका काम धंधा है उससे पैसा कमा रहा है, या तो फिर आप कहीं ना कहीं काम कर रहे हो। दो ही तरीके से, या तो अपना काम होगा या तो आप किसी के नीचे जाकर काम करेंगे भाई, मतलब चाहे फैक्ट्री में हो, चाहे आप बैंक में हो, या कहीं पर भी हो। तो दूसरा होता है वेजेस एम्प्लॉयमेंट, जो कि हायर्ड वर्कर्स बोलते हैं, एक होता है सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स। तो दो तरीके से एम्प्लॉयड होते हैं। तो आप लोगों को क्या बनना है वो आप लोग डिसाइड कर लीजिए। क्या आपको हायर्ड वर्कर बनना है, या फिर किसी के नीचे जो काम करना है, ठीक है, या फिर एक तरीके से आपको सेल्फ एम्प्लॉयड बनना है, वो आपके ऊपर एक तरीके से डिपेंड करता है। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, हमारे देश की स्थिति क्या है एम्प्लॉयमेंट को लेकर, ये जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले अगर देखा जाए तो पहला है रेट ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल्स इन एम्प्लॉयमेंट अपॉन द वर्कर पॉपुलेशन रेशियो। अगर बोला जाए दोनों एक ही बात है भाई। वर्कर पॉपुलेशन रेशियो कितना है, मतलब कितने पॉपुलेशन है उसमें से कितने वैसे पर्सन हैं जो वर्क कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द वर्किंग पॉपुलेशन। तो अगर वर्कर पॉपुलेशन जो है, वर्कर पॉपुलेशन रेशियो निकालेंगे टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स बाय टोटल पॉपुलेशन। जैसे मान लो कि अगर 1000 पॉपुलेशन है, ठीक है, 1000 पॉपुलेशन में से 500 पॉपुलेशन जो है वो काम कर रहा है। ठीक है, मतलब क्या टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स जो काम कर रहे हैं, इनटू करेंगे 100, तो हमारा कितना हो गया 0 2 0 1 0 1 0, मतलब 50% हमारे देश में क्या है भाई एम्प्लॉयमेंट है। मतलब वर्किंग पॉपुलेशन जो रेशियो है वो हमारा कितना हो गया 50%। तो याद रखना है कि जो वर्कर्स या फिर वर्किंग पॉपुलेशन रेशियो क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन इनटू 100। तो ये वाला फॉर्मूला याद रखना है। एज पर द इंडिया का कंडीशन क्या है, द वर्कर पॉपुलेशन रेशियो इज लो इन इंडिया। इसका मतलब क्या है कि जितने लोग काम करना चाह रहे हैं उतने लोगों को काम नहीं मिल पा रहा है, या फिर जितनी पॉपुलेशन है उनको सही तरीके से वर्क फैसिलिटेट नहीं हो पा रहा है। ठीक है, जिसके वजह से हमारा रेशियो क्या है, कम है। ठीक है, वैसे देखो जनरली ये 50% 60% 70%, लेकिन हमारे यहाँ कम से कम उतना हाई लेवल का जो रेशियो है वो देखने को नहीं मिलता है। पॉपुलेशन ज्यादा है तो हमारे यहाँ काम भी तो ज्यादा होना चाहिए। उसको एंगेजमेंट करने का काम किसके पास है, सरकार के पास, वहां के इंस्टीट्यूशन के पास जो कि प्राइवेट है। तो ये बात याद रखना है जो कि इंपॉर्टेंट है। आगे देखो एम्प्लॉयमेंट, जो दूसरा पॉइंट है वो क्या है, एम्प्लॉयमेंट इन प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर। आप जान रहे भाई सबसे ज्यादा लोग जो एम्प्लॉयड हैं वो आपको प्राइमरी सेक्टर में लोग देखने को मिलते हैं। अभी भी बहुत ज्यादा लोग जो है काम करते हुए कहाँ, प्राइमरी में, उसके बाद आपको टर्सरी में, उसके बाद आपको सेकेंडरी में देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर अगर जनरली देखा जाए इन 1972 और 73 में अबाउट 74% ऑफ वर्कफोर्स आर एंगेज्ड इन प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर का मतलब क्या हो गया भाई, एग्रीकल्चर सेक्टर। सिंपल सी बात है। ठीक है, कितने परसेंट लोग थे, अब 74.3%। लेकिन 2017-18 में पॉपुलेशन डिक्लाइन टू 44.6%। मतलब क्या है कि वर्किंग पॉपुलेशन जो है किसमें, एग्रीकल्चर में, वो घटकर कितना हो गया 44-45% के आसपास है, जो कि अभी भी हाईएस्ट नंबर ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन देखने को मिलता है प्राइमरी सेक्टर में। ठीक है, सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर आर शोइंग अ प्रॉमिसिंग फ्यूचर फॉर द इंडियन वर्कफोर्स। और ज्यादातर लोग या तो सेकेंडरी सेक्टर में काम करना चाह रहे हैं
या फिर वो किस में काम करना चाह रहे हैं, या तो वो टर्सरी सेक्टर में। यही दोनों सेक्टर है जिसमें एक तरीके से लोग जो है अपना फ्यूचर जो है वो देखने की कोशिश कर रहे हैं। बल्कि हमारे देश में अगर फ्यूचर बनाने की बात की जाए, जैसे कि हमने पिछले वाले लेक्चर में बात करी थी, किसके बारे में, रूरल डेवलपमेंट, कि एग्रीकल्चर में भी बहुत अच्छे तरीके से फ्यूचर को डेवलप किया जा सकता है अगर सरकार सही तरीके से इनिशिएटिव ले, खास करके नॉन फार्म एक्टिविटी को लेकर, जैसे एनिमल हस्बेंड्री, ऑर्गेनिक फार्मिंग और बहुत सारी चीजें हैं जिसको एक तरीके से बढ़ावा दिया जा सकता है रूरल एरियाज में। इसमें भी देखो, अब चूंकि ज्यादातर जो प्राइमरी सेक्टर में एग्रीकल्चर एक्टिविटी जो होता है वो गांव में होता है, 90% खेती कहाँ हो रही है भाई, 90% खेती मतलब क्या, 90% जो वर्कफोर्स है 44.6% में, वो कहाँ का है, गांव का ही। तो अगर गांव की पॉपुलेशन को अगर हमने शिफ्ट नहीं करा नॉन फार्म एक्टिविटी में, तो दिक्कत परेशानी तो होगी, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट जो है और भी बढ़ सकता है। तीसरा क्या है, कैजुअलाइजेशन ऑफ द वर्कफोर्स, मतलब द मूवमेंट ऑफ लेबर फोर्स फ्रॉम अ रेगुलर सैलरीड वर्कर्स टू द कैजुअल वेज वर्कर्स इज नोन एज अ प्रोसेस ऑफ कैजुअलाइजेशन। बहुत बार क्या होता है कि लोग जो हैं वो क्या होता है, वैसे लेबर जो रेगुलर सैलरी वाले हैं वो कभी कभी मूव किसमें कि यार यहाँ पर ना बॉस बहुत ज्यादा काम करा रहा है, तो वो अपना काम खोल के बैठ जाते हैं, उनमें उतना ज्यादा मुनाफा नहीं होता है लेकिन तब भी वो काम करते रहते हैं। तो इसकी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे भाई, कैजुअलाइजेशन प्रोसेस बोलते हैं। ये भी हमारे देश में एक तरीके से बहुत, कैसे, अब मान लो कि किसी के पास कोई प्राइवेट कंपनी में काम कर रहा है, अब उसको बहुत ज्यादा जो है उसका बॉस जो है फोर्स, ये करो बहुत लोड दे रहा है, तो उसने वहां काम छोड़ के अपना दुकानदारी देके बैठ गया, अपना कमा रहा है ठीक ठाक लेकिन उतना ज्यादा नहीं कमा पा रहा जितना वो कमा पाता था वहां पर। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कैजुअलाइजेशन, द मूवमेंट ऑफ लेबर फ्रॉम अ रेगुलर सैलरीड वर्कर्स टू द कैजुअल वेजेस वर्कर्स। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स। इन इंडिया द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कफोर्स ऑन द बेसिस ऑफ अ स्टेटस इंडिकेट दैट ओवर अ लास्ट 5 डिकेड 1972 से लेकर 2022 तक people have moved from self-employed to a regular salaried employment and casual wage work, implying that casualization is picking up। तो यहाँ क्या हो रहा है, कैजुअलाइजेशन जो है वो पिकिंग अप हो रहा है। बहुत बार ऐसे होता है, अगर मान लो कि जो लोग जो है वो काम नहीं कर रहे हैं किसमें, रेगुलर सैलरीड पर, तो वो एक तरीके से कहाँ मूव कर रहे हैं, कैजुअलाइजेशन के ऊपर। या फिर बहुत ऐसी भी देखी जा रही है कि जो अपना काम कर रहे थे अपना काम छोड़कर परमानेंट जॉब पर एक तरीके से फिक्स हो गया। तो एक बहुत बड़ा कारण है हमारे देश में एम्प्लॉयमेंट जो जनरेट करने का, ठीक है, कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स का। आगे देखो भाई, अब हमारे देश में क्या हो रहा है, फोर्थ, जॉबलेस ग्रोथ। जॉबलेस ग्रोथ का मतलब होता है हमारी इकोनॉमी तो बढ़ रही है लेकिन उस तरीके से हमारे देश में एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, इट इज अ फेनोमेना व्हिच मींस दैट जीडीपी ऑफ द कंट्री इज राइजिंग बट विदाउट जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट। कि हमारी देश की अगर जीडीपी बढ़ रही है लेकिन एम्प्लॉयमेंट जो है वो एक तरीके से नहीं बढ़ रही है, तो दोनों के बीच में क्या है, नेगेटिव रिलेशन है कि नहीं। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जॉबलेस ग्रोथ। द इंडियन इकोनॉमी हैव बीन एबल टू प्रोड्यूस मोर गुड्स एंड सर्विस विदाउट जनरेटिंग द एम्प्लॉयमेंट। क्यों, क्योंकि इंडिया जो है वो एक तरीके से मशीन्स वगैरह इस्तेमाल जो है वो ज्यादा करने लगे हैं भाई, और जो हमारा लेबर फोर्स है उसको इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, ठीक है, क्योंकि लेबर फोर्स में बहुत माथा पिच्ची है भाई, ठीक है। तो लोग जो है मशीन ऑर्गेनाइज करना मुश्किल है, उनको सैलरीज वगैरह देना, ऐसे क्या है कि एक बार हमने मशीन लिया और मशीन से अपनी प्रोडक्शन को चालू रखा। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन है, तो ये भी देखना है, जॉबलेस ग्रोथ। 5 क्या है, इंफॉर्मेशनलाइजेशन ऑफ द इंडियन वर्कफोर्स। क्या इंफॉर्मेशनलाइजेशन, इंफॉर्मेशन से रिलेटेड है, मतलब इंफॉर्मेशनलाइजेशन ऑफ द इंडियन वर्कफोर्स इंप्लाइज दैट देयर इज अ कंटिन्यूअस डिक्लाइन इन द परसेंटेज ऑफ वर्कफोर्स इन अ फॉर्मल सेक्टर एंड अ कॉरस्पॉन्डिंग राइज इन द परसेंटेज ऑफ वर्कफोर्स इन एन इनफॉर्मल। ये कैजुअलाइजेशन में भी देखने को मिलता है कि लोग आज क्या हो रहा है, अब जॉब छोड़कर मोमोज का ठेला लगाना पसंद कर रहा है, मैं सच बता रहा हूं, क्योंकि वो एक तरीके एंटरप्रेन्योरशिप का जो कीड़ा है वो निकल रहा है। लोग छोटा मोटा बिजनेस डालना पसंद कर रहा है बल्कि जॉब करना उतना पसंद नहीं कर रहा है। तो इसका मेन फोकस क्या है भाई कि इंफॉर्मेशन के इनफॉर्मलाइजेशन जो हो रहा है, इनफॉर्मलाइजेशन का मतलब इनफॉर्मल सेक्टर की तरफ मूव कर रहे हैं फॉर्मल सेक्टर की तरफ से, ठीक है, मतलब फॉर्मल सेक्टर से किधर मूव कर रहे हैं, इनफॉर्मल। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इनफॉर्मलाइजेशन, ठीक है। इंफॉर्मेशन लिख दिया मैंने, इनफॉर्मल LISATI वो है, ठीक है।
ये समझ जाना। मतलब वैसे लोग जो फॉर्मल सेक्टर से इनफॉर्मल की तरफ मूव कर रहे हैं, क्योंकि ये ट्रेंड जो है हमारे देश में देखने को आजकल मिल रहा है। ठीक है, लोग क्या है कि यूट्यूब वीडियो ज्यादा, ये रील बनाना ज्यादा पसंद कर रहे हैं, बल्कि काम करने से। काम पार्ट टाइम कर रहे हैं, रील फुल टाइम बना रहे हैं। ठीक है, जो एक तरीके से अब बहुत ज्यादा यूट्यूबर जो हमारे देश से भी निकल के आ रहे हैं, तो ये सब सारी चीजों को देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर देखो फॉर्मल और इनफॉर्मल दो सेक्टर के बारे में बात हुआ भाई इनफॉर्मलाइजेशन में। अब यहाँ पर देखो, यहाँ क्या हो गया कि फॉर्मल जो सेक्टर्स है, ऑल द पब्लिक सेक्टर एस्टैब्लिश एंड दोस प्राइवेट सेक्टर एस्टैब्लिश व्हिच एम्प्लॉयज 10 और मोर हायर्ड वर्कर्स आर कॉल्ड फॉर्मल। वैसे प्राइवेट या वैसे पब्लिक सेक्टर जो मतलब जो प्राइवेट सेक्टर है उसमें 10 से ज्यादा लोग अगर काम कर रहे हैं तो वो एक तरीके से किसके अंदर आएंगे, फॉर्मल सेक्टर में। और जो सरकारी होते हैं तो सरकारी में तो अपने आप ही सरकार का जो भी इंस्टीट्यूशन या इंटरप्राइज होता है वो फॉर्मल तो होता ही है, क्योंकि उसमें सारे रूल्स एंड रेगुलेशन, वेजेस टाइम पर मिलते हैं, पीएफ कटता है, आपको पेड हॉलीडे मिलता है, सारी चीजें होती हैं जो कि एक प्रॉपर सैलरीड वर्कफोर्स में देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये सब क्या हो गया, फॉर्मल सेक्टर। यहाँ बोला द गवर्नमेंट एक्सरसाइज सम कंट्रोल, और यहाँ पर फॉर्मल सेक्टर पर सरकार का कुछ ना कुछ कंट्रोल होता है। लेबर लॉस, मतलब जो लेबर के कानून है वो एक तरीके से लागू होते हैं कि आप एक्स्ट्रा काम नहीं कराओगे, एक्स्ट्रा काम कराओगे तो आप एक्स्ट्रा वेजेस दोगे उसको, ऐसा नहीं होगा कि आप फ्री फोकट का काम कराते जा रहे हो। ठीक है, आर पास्ड विद द हेल्प ऑफ एम्प्लॉयज इन दिस सेक्टर टू सेफगार्ड देयर राइट्स, मतलब यहाँ पर अगर देखा जाए लेबर के राइट्स के बारे में भी बात किया जा रहा है। लेकिन अगर कोई इनफॉर्मल सेक्टर, मान लो कि कोई जो है 5 वर्कर्स रखा हुआ अपने दुकान में, दुकान आप देखते हो कि बहुत सारा दुकान खुला रहता है भाई, उसमें 5-6 लोगों ने 5-6 बंदों को वो रखा हुआ है, तो वो क्या है, इनफॉर्मल है, क्योंकि उसने अपनी दुकान की रजिस्ट्री भी नहीं करा रखी, सरकार को पता भी नहीं है। समझ रहे हो, तो एक तरीके से वो क्या हो गया, इनफॉर्मल सेक्टर, जहां पर रेगुलर वेजेस नहीं है, आपको कभी भी धक्का मार के निकाल दिया जा सकता है। रेगुलर वेजेस नहीं है मतलब आपकी जॉब सिक्योरिटी जीरो है भाई, है कि नहीं। रेगुलर वेजेस नहीं, इसका मतलब क्या, कभी भी आपको निकाल दिया जाएगा, तो इसका मतलब क्या, चिंता की बात हमेशा लगी रहेगी। तो यहाँ बोला कि ऑल दोज इंटरप्राइजेस एंड वर्कफोर्स वर्किंग इन दोज इंटरप्राइजेस फ्रॉम the informal sector, workers and enterprises are in the informal sector do not get a regular income and they do not have any protection or a regulation from the government का कोई कंट्रोल नहीं होता, वो अपने हिसाब से चीजों को लेकर चलते हैं। अगर आपको निकाल दिया तो आप कंप्लेन भी नहीं करने जा सकते हैं, क्यों, क्योंकि आपके पास कोई ज्वाइनिंग लेटर या कुछ वैसा फॉर्मल चीज है ही नहीं। ठीक है, तो ये बात है जो कि आप समझ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। आगे आ जाए, विद द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म, लेकिन जब 1991 में इकोनॉमिक रिफॉर्म हुआ, मेनी वर्कर्स वर डिसमिस्ड फ्रॉम द फॉर्मल सेक्टर एंड वर फोर्स्ड टू टेक अप देयर जॉब्स इन द इनफॉर्मल सेक्टर, लीडिंग टू अ कंसिडरेबल राइज इन द रेट ऑफ इनफॉर्मलाइजेशन, जिसके वजह से इनफॉर्मलाइजेशन बढ़ा। क्यों हुआ भाई, सोचो 1991 में क्या हुआ। आपको एक बात याद रखना है कि यहाँ पर प्राइवेटाइजेशन को फोकस किया गया। अब प्राइवेट में बहुत सारी छोटे छोटे कंपनी खुल गए भाई। आप शुरुआत में कोई भी कंपनी आपको ऐसा थोड़ा ना कि रेगुलर वेजेस पे रख लेगा, प्राइवेट कंपनी तो आपको आज चाहेगा तो आज निकाल देगा। सरकारी में नहीं होता, लेकिन प्राइवेट में तो आज चाहेगा तो आज निकाल देगा। कंपनी लॉस में जा रही है, आज निकाल देगा। सरकारी में ऐसा नहीं होता है, इसीलिए सरकारी जॉब का इतना क्रेज है हमारे इंडिया में। अगर आप देखो तो यहाँ इसलिए होता है ना, क्योंकि यहाँ के लोगों का माइंडसेट है सिक्योरिटी। यहाँ के लोग काम करना नहीं चाह रहे हैं। एक है यूएस में उतनी गवर्नमेंट जॉब नहीं है, वहां पर प्राइवेट जॉब ज्यादा है, और वहां लाखों करोड़ रुपए कमा रहे भाई प्राइवेटली। इसका मतलब क्या है, सिंपल सी बात, वहां कारण क्या है, वहां लोग काम करना चाह रहे हैं। मतलब ये नहीं सोच रहे कि मैं, वो सोच रहे हैं कि मैं कंपनी में जाऊंगा तो मैं ज्यादा पैसा कमाऊंगा ज्यादा काम करके। हमारे में क्या है कि हाँ, एक कुर्सी मिल गया आराम से। टीचर का ये हालत है। सबसे गंदी मेरे को लगता है कि भाई वो टीचर कैसे सो पाते हैं रात में। जो बच्चे सरकारी स्कूल में 50-60 बच्चे या 100 बच्चे आ रहे हैं और आप उनको खिचड़ी खिलाकर भेज दे रहे हो, और उनको जीरो नॉलेज हो रहा है पूरे 10-12 साल, क्योंकि 6 से 14 साल की उम्र तक वो आपके सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं राइट टू एजुकेशन के तहत। तो वही तो बच्चा है भाई। अब वो जो टीचर है, वहां 2 टीचर 1-1 लाख रुपए सैलरी ले रहा है, लेकिन पढ़ाता कुछ नहीं है। तो उन लोगों से बड़ा ढक्कन कोई नहीं। मैं सच बता रहा हूं, मैं बोलता हूं ये अपने गांव में भी, कि उन लोगों से बड़ा जो एक पापी इंसान नहीं हो सकता है कि भाई तुम्हें वो मौका मिला है कि बच्चों को एक तरीके से पढ़ाओ, लेकिन तुम बच्चों को पढ़ा नहीं रहे हो, जबकि तुम्हारी सैलरी उस लेवल की है, अच्छी खासी सैलरी है, लेकिन तुम पढ़ा नहीं रहे हो। और वो सबसे बड़ी बात है, और वो एक बहुत मेजर रीजन है इनफॉर्मलाइजेशन का। आप 12वीं क्लास तक पढ़ा नहीं रहे बच्चों को, तो वो बच्चे तो सोचेगा ही ना मैं ईंट के भट्टी में काम करूं, मैं दुकान में काम करूं, मैं होटलों में पोछा मार लूं।
यही तो सोचेगा। आप कैसे उसको आगे बढ़ाने का सोचोगे? नहीं सोचोगे। फिर वो अपने बच्चों को कैसे सोचेगा? नहीं सोच पाएगा। इसी तरीके से तो जो बेरोजगारी बढ़ता है, तो हम लोग इस चीज पर नहीं, डायरेक्ट सरकार को गाली देते हैं। गलती तो हमारे अंदर है ना भाई, हम लोग उस समाज में काम नहीं करना चाह रहे। पीडब्ल्यूडी में देखो लोग बैठे रहते हैं मजे से, राशन बढ़ रहा है, वो भी राशन तो मिल ही रहा है भाई, राशन तो खा ही रहे हैं। पीडब्ल्यूडी के तहत मैंने बताया ना, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत बांटा जाता है। तो सबसे ज्यादा मेरे को गुस्सा उन टीचरों पर आता है जो टीचर तनख्वाह लेते हैं 1-1 लाख रुपया। सारे टीचर्स ऐसे नहीं है उसमें से, लेकिन 90% टीचर ऐसे हैं जो पैसा लेकर पढ़ाते नहीं है। इसका मतलब उनसे कैसे सोते हैं भाई? मैं सोचो ना, हराम का पैसा खा रहे हो ना, मतलब तुम काम तो कर रहे हो। आप सिर्फ आप बोलोगे सरकार काम देती है। सरकार काम क्यों देती है? सरकार काम देती है, आपको पैसा ले रही है ना भाई। 1 लाख रुपया प्राइवेट कंपनी में लेके दिखाओ, पता चल जाएगा कितने काम होते हैं। 1 लाख रुपया अगर कोई टीसीएस वाला दे रहा है तो कम से कम आपको 10 घंटा काम कराएगा हर रोज। 8 से 10 घंटा तो कराएगा, मिनिमम 8 घंटा तो कराएगा ही। लेकिन वो चीज नहीं सोचता है, इसीलिए लोग सरकारी नौकरी की तरफ रुझान ज्यादा है। लेकिन आने वाले समय में उन लोगों को पता चलेगा किस तरीके से काम कराती है सरकार, क्योंकि सारी जगह अब धीरे धीरे डिजिटलाइजेशन होगा, सीसीटीवी कैमरा लगेगा, तो उससे चीजें थोड़ा सा इंप्लीमेंट होगा। लग गई, लेकिन उसका भी उपाय है ना, लगा के चल जाएगा। फिर जब छुट्टी होने से मेरे का तब लगा के ऐसे होता है। देखा है भाई, मैंने सामने देखा। कितना कितना बोलेगा आदमी? अकेले नहीं लड़ सकते हो ना। अकेले लड़ने का समय आएगा तो लड़ूंगा, आएगा समय और उस समय लड़ूंगा। मैं अपने पूरे पंचायत में लड़ूंगा, मैं सच बताता हूँ। या फिर मैं जिस कस्बे में कभी गांव जाऊंगा तो वहां लड़ूंगा। यहाँ पे आसपास में बोलता हूँ। अब स्कूल कोचिंग खोलने की जरूरत क्यों पड़ी? मैं स्कूल खोलने का सोचता ना, कोचिंग क्यों खोलने का सोचा मैंने? सिंपल सी बात है, स्कूल में पढ़ाई हो नहीं रहा है जिस लेवल का एजुकेशन होना चाहिए, इसीलिए तो बच्चे तो ट्यूशन में पैसा दे रहे हैं। ये भी किसकी गलती है इसमें? उन टीचरों के, उन प्रिंसिपल्स के, जो स्कूल्स में एक तरीके से नहीं पढ़ा पा रहे हैं। तो कितनी बड़ी ये शर्मिंदगी की बात है। और वही बहुत सारे स्कूल में ऐसे हैं कि वही टीचर ट्यूशन में पढ़ा रहे हैं उन्हीं बच्चों को जो स्कूल में पढ़ाते हैं। 7वें 8वें बच्चों का ये हालत है। तो इसका मतलब क्या हो गया? हमारा एजुकेशन कहाँ जा रहा है? खराब कौन है? सरकार थोड़ा ना खराब है, बेवकूफ तो हमें, हमारे पेरेंट्स हैं। अब मेरा बच्चा, मान लो कि कल जाके मेरा बच्चा अगर कोई स्कूल में पढ़ रहा है, जेवीएस में पढ़ रहा है, कहीं भी पढ़ रहा है, अगर वहां पढ़ के आया और वो बोलेगा ट्यूशन लगाना है, तो मैं जाकर स्कूल पर सवाल उठाऊंगा ना भाई, मैं क्यों ट्यूशन लगवाऊंगा? आपकी जिम्मेदारी है, 5 घंटा आपके पास रह रहा है तो आप उसको सुधारिए। वो तो मैं ट्यूशन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी के लिए लगाऊंगा ना, कि भाई इसका मैथ्स में मेरे को फ्यूचर बनाना है तो मैथ्स का ट्यूशन लगाऊंगा, उसको इकोनॉमिक्स में फ्यूचर बनाना तो इकोनॉमिक्स का ट्यूशन लगाऊंगा। या वो खुद ही से चाह रहा है कि मैं थोड़ा सा और नंबर लाऊं ढंग से, तो लेकिन 80% तो वही होना चाहिए, लेकिन ये नहीं हो रहा। तो ये इनफॉर्मलाइजेशन का बहुत बड़ा कारण है एम्प्लॉयमेंट बढ़ने का। आप बेसिक ही ठीक नहीं कर रहे हो, नींव नहीं ठीक रखोगे तो ढहेगा ही ना, कहां जाएगा? अब देखो अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में, एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात हो गई। अब आते हैं अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट क्या हो गई? अनएम्प्लॉयमेंट इज अ सिचुएशन इन विच पीपल्स हु आर कैपेबल एंड विलिंग टू वर्क आर नॉट गेटिंग। सिंपल सी बात है कि जो काम करने चाह रहे हैं और उनको काम प्राप्त नहीं हो पा रहा है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अनएम्प्लॉयमेंट। द चिल्ड्रंस बिलो द एज ऑफ 15 years एंड द एडल्ट अबव द एज ऑफ 60 years आर नॉट पार्ट ऑफ द वर्किंग पॉपुलेशन। याद रखना, वर्किंग पॉपुलेशन जो होता है 15 साल से जो कम है और 60 साल से जो ऊपर है, इनको छोड़ दो, ठीक है? उसके अलावा मतलब क्या, 15 से लेकर 60 साल की उम्र के जो लोग होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? वर्किंग पॉपुलेशन, ठीक है? और हमारे देश में सबसे ज्यादा जो है वो 15 से 60 उम्र के लोग हैं। यही अगर तुम देखो चाइना में देख लो, चाइना में ये वाला पॉपुलेशन बढ़ रहा था, जिसके वजह से 2 चाइल्ड पॉलिसी फिर से लागू कर दिया गया। तो ये वाली पॉपुलेशन जितनी ज्यादा होगी, मतलब मान लो 100 पॉपुलेशन है हमारे देश में, अब 100 में से मान लो कि 70 पॉपुलेशन इस कैटेगरी में आ रहा है, इसका मतलब हमारी इकोनॉमी में अभी ग्रोथ का बहुत बड़ा चांस है। अभी वर्कफोर्स और अभी के लोग जो है वो किसमें बर्बाद है? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, मंदिर, मस्जिद, इसी में बर्बाद हो रहे हैं। इसी में तो बर्बाद हो रहे हैं। स्टेटस लगा रहे हैं भाई, स्टेटस लगाने से क्या होगा? मुस्लिम अलग स्टेटस लगा रहे हैं, हिंदू अलग स्टेटस लगा रहे हैं, क्रिश्चियन अपना अलग लगा हुआ है, सिख अपना अलग लगा हुआ है, सरकार बर्बाद कर रही है। तो ऐसे नहीं होता ना, हमारा समाज क्या एक तरीके से उस पाथ पर नहीं जा रहा है जिस पाथ पर जाना चाहिए। मतलब क्या 15 से 60 जो उम्र के लोग, जैसे बोले सरकार गलती कैसी है भाई? गलती तो आपकी है, गलती तो आपकी है, गलती तो उस गांव की है जिस गांव में वो एजुकेशन, वो स्कूल बनाया गया और वो गांव के लोग सवाल नहीं उठा रहे हैं उस स्कूल के ऊपर। गलती तो वहां है। अब तो धीरे धीरे क्या हो रहा है? सरकारी स्कूल को विलय किया जा रहा है।
अब 4-5 गांव के, पहले हर एक गांव में सरकारी स्कूल होता था, अब 4-5 गांव की एक सरकारी स्कूल हो गया। और ये अच्छी बात हो रही है, होना चाहिए। ऐसे करो, बिग स्कूल करो और उसमें मैनेजमेंट सही करो, या होना चाहिए। हर गांव में क्यों रखें? हाँ, सरकार पैसा क्यों फूके? सरकार तो क्यों पैसा फूके? इससे अच्छा है कि एक पंचायत में एक ही बड़ा सा स्कूल होना चाहिए, सरकारी स्कूल, खतरनाक वाला होना चाहिए, जिसमें हर एक फैसिलिटी मिले और वहां पर टीचर्स का पूरा एक तरीके से क्या हो कि देख रेख हो, या फिर प्रॉपर तरीके से चेक एंड बैलेंस हो। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो 15 से 60 साल के जो है वर्किंग पॉपुलेशन है। तो टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कितने हैं? एक तो हो गया आपका ओपन अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। ओपन अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब इट रेफर्स टू द सिचुएशन वेयर इन द वर्कर्स इज विलिंग टू वर्क एंड हैज अ नेसेसरी एबिलिटी टू वर्क येट ही डज नॉट एंड रिमेन्स अनएम्प्लॉयड। वो पर्सन जो है वेयर इन द वर्कर्स इज विलिंग, काम करने के लिए रेडी है, एंड हैज, उसके पास एबिलिटी भी है काम करने का, लेकिन उसको काम नहीं मिल पा रहा। मतलब क्या? ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। और ये सबसे खतरनाक होता है कोई भी अर्थव्यवस्था के लिए, कोई भी इकोनॉमी के लिए सबसे खराब अनएम्प्लॉयमेंट ये होता है, ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। दूसरा होता है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट की, मतलब कुछ सीजन में, मतलब खेती बाड़ी का सीजन आया तो काम किया, बाकी समय जो है वो बैठा रहा, 4-5 महीने काम किया उसको बैठा रहा। हाँ, किसमें? हाँ, आइसक्रीम वाले जो लोग होते हैं, जो आइसक्रीम बेचने वाले लोग होते हैं, उनको आइडिया किसका रहता है भाई? समर सीजन में बेचने का। उसके बाद विंटर सीजन में वो किसी दूसरे चीज को पकड़ लेते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जनरली सीजनल जो होता है, हम लोग आइसक्रीम बोल लो या फिर बोल लो जो वुलन क्लॉथ वाले, जैसे आप देखते हो यहाँ पर कौन, तिब्बतियन मार्केट। तिब्बतियन मार्केट क्या होता है, ठंडे में ही थोड़ा सा अच्छे से पैक रहता है वहां पर, बाकी सारे समय पर 1-2 ही दुकान खुले रहेंगे, बाकी सारे दुकान जो पैक करके जो वो चले जाते हैं। इसका मतलब क्या? वुलन क्लॉथ का। इन केस ऑफ एग्रीकल्चर सबसे मोस्ट बेसिक एग्जांपल है कि भाई खेती बाड़ी के समय, मतलब जुलाई से बारिश शुरू हुआ, दिसंबर तक वो काम किए, उसके बाद दिसंबर से लेकर जो है जून तक बैठ के बतिया रहे हैं, ठीक है, क्योंकि उनको जीवन चल रहा। वो ये नहीं सोच रहे कि मैं एक और क्रॉप लगाकर एक तरीके से अपने खेत को बिजी रखूं, क्योंकि खेत से ज्यादा बड़ा रिसोर्स क्या है भाई? खेत से बड़ा तो रिसोर्स है नहीं, ठीक है। वो तो मेरे को रोका हुआ पढ़ाई लिखाई ने। जिस दिन मेरा मन दिमाग खराब हुआ उस दिन मैं खेती बाड़ी पे उतर जाऊंगा, खतरनाक तरीके से ऑर्गेनिक फार्मिंग की खेती करूंगा। खेत की दिक्कत नहीं है, 2-4 खेत और ले लो और एक ही साथ 5-6 एकड़ का जमीन ले लो और बढ़िया से आप 20-25 वर्कर रखो, वहीं पर छोटा सा घर बना दो और आराम से ऑर्गेनिक फार्मिंग की खेती करो और पूरे स्टेट में सप्लाई करो। सिंपल सी बात, कितना अच्छा काम है कि नहीं? डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट मतलब इट इज अ सिचुएशन विच एक्स्ट्रा इनपुट ऑफ द लेबर जनरेटेड नो एडिशनल। मतलब हमने बताया था कि अगर एक खेत में 2 लोग काम करेंगे तब 50 kg का गेहूं उत्पादन हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन उसमें कितने लोग लगे हुए हैं? 1 2 3 4 5 6 लोग लगे हुए। मतलब ये 4 लोग बेवड़ा के जैसा झूठ में लगे हुए। क्यों? क्योंकि वो काम नहीं करना चाह रहे या तो फिर उनकी मजबूरी है, समझ रहे हो? हाँ, क्योंकि ये मजबूरी है, वो दूसरा काम नहीं करना चाह रहे हैं। एक तो ये काम है कि भाई दूसरा काम नहीं करना चाह रहे हैं, या तो कोई काम ही नहीं मिल पा रहा, दोनों रीजन हो सकता है। तो डिस्गाइज मतलब अगर जितनी जरूरत से ज्यादा लोग अगर काम कर रहे हैं एक जगह पर, तो जो एक्स्ट्रा लोग हैं वो एक तरीके से डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर आ जाएंगे। तो यहाँ होता है आपका सेवा समाप्त। ये चैप्टर में पढ़ाता हूँ तो मेरे अंदर का खून खौल जाता है। चलिए, धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इसका जो पूरा पार्ट है वो सेकंड पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे 2 तारीख को, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच।